हेलो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के बाद विद्युत द्विध्रुव के बाद आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। मतलब मान लीजिए मेरे पास ये अणु है किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड का या फिर NaCl का। मतलब यहाँ पे धनायन रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ऋणायन रखा हुआ है। ठीक है, और उनके मध्य क्या होगी, बंध की लंबाई 2a। ठीक है, तो यह जो अणु है यह अपनी अक्ष के ऊपर और अपनी निरक्ष के ऊपर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं कि किसी भी द्विध्रुव की दो अक्षें मानी गई हैं। जिस अक्ष पर दोनों आवेश क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव की अक्ष। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। ये मान लीजिए मेरे पास पॉइंट A है। ठीक है, आगे देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट क्या है, B है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, धनायन या फिर धनावेश रखा हुआ है। इनका मूल बिंदु O कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर देखिए, तो जो OA है वो क्या बन जाएगा, स्मॉल है, हम पढ़ चुके पहले भी। जो OB है वो भी क्या बन जाएगा, स्मॉल है, क्योंकि जो पूर्णतया जो दूरी होती है, बंध की लंबाई AB, इसे कितना माना गया है, 2a माना गया है। ठीक है, अब देखिए, तो ये दोनों आवेश जिस अक्ष पर उपस्थित होंगे, द्विध्रुव के दोनों आवेश जिस अक्ष पे उपस्थित होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव की अक्ष बोलते हैं। तो इसमें बिंदु B को आगे बढ़ा दो, आप जिससे लिखा होगा आप आगे बढ़ा दो, या फिर यहाँ पे क्या कर दो, आगे बढ़ा दो। तो मान लीजिए मैंने B से मैंने लिखा हुआ कहाँ बढ़ाया, आगे बढ़ाया, कहाँ तक, S अक्ष तक। ठीक है, तो मेरे पास बच्चों जो AX हो जाएगी, क्या हो जाएगी, AX, इसे हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव की अक्ष बोलेंगे, द्विध्रुव की अक्ष बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो इस अक्ष के ऊपर हमने कहीं भी एक पॉइंट लिया, लेट्स सपोज पॉइंट P। तो इस पॉइंट P का नाम क्या होता है, प्रेक्षण बिंदु। प्रेक्षण बिंदु का अर्थ होता है कि वह बिंदु जहां हमें परिणामी तीव्रता क्या करनी हो, ज्ञात करनी हो। ठीक है, तो देखिए, अभी मूल बिंदु O से A तक की दूरी हो चुकी है, B तक की दूरी हो चुकी है। ठीक है, पर O से अभी तक P की दूरी नहीं हुई है। तो बच्चों ध्यान देना, शुरू के 4 पाठों में जहां भी स्मॉल r आता है, स्मॉल r, वो हमने लिया हुआ है दूरी के लिए, त्रिज्या के लिए नहीं होता है, स्मॉल r दूरी के लिए होता है। तो हमने माना कि मूल बिंदु O से r दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए देखो हमने क्या करेंगे, ध्यान दो बच्चों, हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बच्चों मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट के अंदर। ठीक है, आप उसको नोट्स में लिखना पूरा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर KQ बटे में कितना, R²। याद है मैंने आपको कहा था, इसको हम कैसे पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दो। Q आवेश से R दूरी पर कितनी तीव्रता उत्पन्न होती है, उसका सूत्र है ये। ठीक है, इसको मैंने एक सामान्य भाषा में लिखा, कैसे लिखा, K गुणा में आवेश बटे में कितना, दूरी का वर्ग। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें करना क्या है, यहाँ पे आवेश कितने हैं, 2 आवेश है, तो तीव्रता भी क्या होगी, 2 होगी। तो देखिए यहाँ में पहले मानना पड़ता है, माना धनावेश, धनायन और ऋणावेश या फिर ऋणायन के कारण तीव्रताएं क्रमशः क्या है, E1, E2 है, E2 है। तो अब देखिए बच्चों, E1 का मान हमें पता करना है, किससे पता करेंगे, इसी फॉर्मूले से पता करेंगे। कैसे करेंगे, K तो कांस्टेंट है, तो क्या आएगा, K गुणा में क्या आ रहा है, आवेश। तो E1 को हमने किसकी वजह से माना है, प्लस Q की वजह से, तो गुणा में क्या आएगा, ये प्लस Q आ जाएगा, बटे में क्या है, दूरी का अर्थ क्या लोगे, आपने क्या लिया है, पॉजिटिव Q लिया है ऊपर, तो पॉजिटिव Q आवेश की दूरी आप कहाँ से लोगे, P बिंदु से। तो देखिए बच्चों, ये पूरी दूरी कितनी है, R है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, स्मॉल a है। तो देखिए
तो जो दूरी मेरे पास बचेगी BP, वो कितनी हो जाएगी, BP का स्क्वायर। तो हम लोग क्या आएगा, KQ बटे में कितना, R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसी प्रकार से देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं E2 की। ठीक है, देखिए E2 मैंने किसकी वजह से मानी है, माइनस क्यू के वजह से। तो K गुणा में क्या आएगा, माइनस का Q आएगा, तो माइनस का KQ बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो बटे में क्या है, दूरी का वर्ग। तो इस बार कहाँ से दूरी लेंगे, ऋणायन से, या फिर ऋणावेश से हम क्या लेंगे, दूरी लेंगे। तो A से कहाँ तक लेंगे, P तक लेंगे। तो क्या आएगा, AP का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, माइनस का KQ बटे में R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमारे पास दो तीव्रताएं हो चुकी हैं। अभी तक हमने क्या किया, दोबारा सुन लिया आराम से, कि द्विध्रुव में जो दो आवेश थे, पॉजिटिव की ओर माइनस क्यू, इन दोनों ही आवेश की वजह से हमने क्या निकाल ली, तीव्रताएं ज्ञात कर ली। अब चूंकि द्विध्रुव की परिभाषा क्या कहती है कि यह दोनों आवेशों को क्या होता है, युग्म होता है। दो विपरीत आवेशों को क्या होता है, युग्म होता है। तो इस तरह से हमें इन दोनों तीव्रताओं को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, ताकि हमें क्या प्राप्त हो सके, कुल तीव्रता प्राप्त हो सके। ठीक है, तो देखिए, तो हमने लिखा परिणामी तीव्रता। हमने क्या लिखा, परिणामी तीव्रता। कैपिटल E बराबर कितना बनेगा बच्चों, E1 प्लस E2 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो खासकर बायो वाले बंदे हैं वो ध्यान देना। देखो E1 के सूत्र में अंश में क्या लिखा हुआ है, KQ। E2 के में भी क्या लिखा हुआ है, माइनस का KQ। तो जब इन दोनों को पदों को आप जोड़ोगे तो KQ को मैंने क्या ले लिया, डायरेक्ट कॉमन ले लिया, डायरेक्ट क्या ले लिया, कॉमन। और E1 पहले लिखा है मैंने, तो अंदर कितना बचेगा, 1 माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए E2 है, तो E2 में देखो नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव यहाँ पे हो चुका, तो कितना आएगा, 1 बट्टे में कितना, R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा लघुत्तम। क्या लेना पड़ेगा आपको, लघुत्तम लेना पड़ेगा। इसके लिए आप देखो, आसान है, ऐसी बात नहीं है, हार्ड नहीं है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको। यह पद यहाँ गुणा होगा, यह पद यहाँ गुणा होगा, और नीचे दोनों पद क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस में कितना, R माइनस A का होल स्क्वायर। और देखो बच्चों, नीचे क्या आएगा पता है, देखो दोनों की घात कितनी है, स्क्वायर है, वर्ग है। तो देखो क्या आएगा, R प्लस A और R माइनस A का कितना, होल स्क्वायर। इस पूरे पद का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमारे पास उत्तर कैसा आएगा, ऐसा आएगा। पर अभी भी देखो जटिल है, इसे हमें और इजी करना होता है। इसके लिए देखो बच्चों, हम काम में लेते हैं गणित के सूत्र। गणित के सूत्र आपने मैथ में पढ़ा था 10वीं क्लास के अंदर, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उत्तर कितना आ रहा था, 4AB। ठीक है, एक फॉर्मूला और था मैथमेटिक्स के अंदर, A प्लस बी गुणा में कितना, A माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। तो देखो बच्चों, सेम कंसेप्ट यहाँ पे देखो, सेम कंसेप्ट ध्यान दीजिए, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो इसका उत्तर कितना आएगा पता है आपको, क्योंकि तो बाहर रहेगा, क्योंकि तो बाहर रहेगा, तो कितना आएगा, 4RA। क्यों आएगा, R को एक बार आप A मान लीजिए और स्मॉल a को आप क्या मान लीजिए, एक बार B मान लीजिए। ठीक है, अब देखो नीचे देखो A प्लस बी और A माइनस बी, तो देखो नीचे क्या बनेगा, R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। पर देखो पूरे में देखो होल वर्ग है, तो क्या आएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में मेरे पास क्या बन जाएगा, परिणामी तीव्रता E बराबर। देखो बच्चों, ये होता है मेन फॉर्मूला। पर अभी भी देखो ये याद करने लायक नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, तो हमें इसे और भी सरल स्वरूप में लेके आना होता है। तो हमेशा ध्यान रखो, इस फॉर्मूले के बाद हमें दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। कितनी चीज़ें, दो। एक तो हमेशा द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है स्मॉल p, उसका हम उपयोग करेंगे। जैसे द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 2AQ। कितना होता है, 2AQ। तो देखिए यहाँ पे A भी है, Q भी है, पर 2 नहीं है,
पर देखो 4 से हम क्या लेके आते हैं, 2 लेके आते हैं। तो देखो इस अंश को हमने लिखा कैसा, 2k गुणा में 2aq, ठीक है, लिखा। देखो ऐसे लिखते हैं, देखो आप चेक करो, 4 2 कैसे बनेगा, 2 दूनी 4, ठीक है ऐसे। और बराबर में मेरे पास कितना रहेगा, बड़ा वाला ई आ जाएगा। अब देखिए वो जो हर में है, हर में मैंने अभी कोई चेंज नहीं किया, अभी चेंज करेंगे इसके अंदर भी बाद में। अभी देखिए अभी कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। तो देखो बच्चों अब ये फॉर्मूला जो है ये इजी वे में आ चुका है। कैसे आ चुका है, देखो 2k यहाँ पे था ही, ये क्या बन जाएगा, स्मॉल p बन जाएगा, ठीक है। और जो हर है यहाँ पे वो कितना रहेगा, इतना रहेगा। तो यहाँ पे कितना रहेगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों पहली बात तो ये मैंने लिखा है पॉइंट है। पॉइंट का अर्थ है आपको हिंट देने के लिए है कि इस डेरिवेशन में इसे हमें ईजी करना है, ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें ईजी करना है। अब देखिए बच्चों पॉइंट नंबर बी, दूसरी बात जो इसे और भी सरल कर देगी। देखो बच्चों ध्यान दो, स्मॉल एक दूरी कितनी है, ओनली इतनी है ओ बी, और आर दूरी कहाँ से कहाँ तक है, ओ से पी तक है। तो ये स्वाभाविक है कि हमेशा आर का मान क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, किससे, ए से। तो देखो बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में आर का मान बहुत बड़ा होता है, किससे, ए से। तो आर स्क्वायर का जो वर्ग है वो भी बहुत बड़ा आएगा, किससे, ए स्क्वायर से। तो देखो बच्चों इसीलिए इस पद में हमें ए स्क्वायर को क्या मानना पड़ता है, नगण्य मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है, नगण्य। नगण्य मानने पर बच्चों ये फॉर्मूला बहुत ही इजी वे में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, ध्यान दीजिए, ई बराबर 2kp बटे में, ध्यान दो ए स्क्वायर को आप नगण्य मानोगे तो शून्य मानना पड़ेगा। तो शून्य मानते ही, ये पद शून्य मानते ही आपको पता है आर स्क्वायर की पावर कितनी बनेगी, 4 बनेगी। सॉरी बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हुई थोड़ी सी, यहाँ पे आर है तो इधर भी आर आएगा, इधर भी क्या आएगा, आर आएगा। देखो एक आर रहेगा ना मेरे से, ठीक। देखिए तो ध्यान दो कितना आएगा, आर की पावर कितनी रहेगी, 4 हो जाएगी, किसमें, हर में। मतलब ए स्क्वायर को जैसे आप शून्य करोगे तो ये आर स्क्वायर से क्या बन जाएगा, आर की 4, आर की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आर की पावर कितनी बचेगी, 4 बचेगी। तो ये आर से एक बार कैंसिल आउट होगा, तो कितना बनेगा, 2kp अपॉन में आर क्यूब। बच्चों यही बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिस पे न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी द्विध्रुव अपनी अक्ष पर इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करता है, उत्पन्न करता है। और एक बात बच्चों ध्यान रखना हमेशा, अगर ये प्रेक्षण बिंदु P जो है अभी तो किसके पास है, ये पॉजिटिव आवेश के पास है, धनावेश के पास है, ठीक है। तो ये उत्तर पॉजिटिव आता है। अगर ये प्रेक्षण बिंदु आपने किस तरफ लिया, ऋणावेश की तरफ लिया, किस तरफ लिया, ऋणावेश की तरफ आगे बढ़ाकर, तो इसका उत्तर कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव। पर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो ये। अब देखो बच्चों फिर इसका एक कंसेप्ट होता है कि जो भी संकेत आपने काम में लिए हैं डेरिवेशन में, उन सभी को आप कहाँ दिखाओगे, चित्र में दिखाओगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने अभी तक चित्र में दिखाया नहीं है क्या, E1 और E2 दिखाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। आपने ये E1 किसकी वजह से माना था, धनावेश की वजह से, ठीक है। तो धनावेश से हमेशा बल रेखाएं निकलती हैं, धनावेश से बल रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, निकलती हैं। जो लोग नए हैं इस वीडियो में, मेरी उनसे गुजारिश है कि पिछले वीडियोस को आप देखें, उसमें मैंने पूरा टॉपिक वाइज मैंने बता रखा है, ठीक है। तो देखिए धनावेश से बल रेखाएं अगर निकलेंगी तो E1 का मान कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। आगे देखिए E2 आपने किसकी वजह से मानी है, माइनस क्यू की वजह से आपने मानी है। माइनस क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ऋणावेश पे बल रेखाएं हमेशा आती हैं, ठीक है। तो E2 कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो ध्यान दीजिए क्या बन जाएगा, E2 ऐसा बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म में कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे E1 E2 दोनों कैसे हैं, विपरीत हैं। कैसे हैं, विपरीत। पहली बात तो ये आपने पढ़ा है, जब कोई दो सदिश राशि क्या होती है, विपरीत होती है, तो वो आपस में क्या होते हैं, घटते हैं। तो देखिए घट रहे हैं, बाद में घट रहे हैं। पहली बात तो ये। अब देखो बच्चों मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास उत्तर आ गया किसका, ई का, ठीक है। पर आपको पता है ई कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, परिमाण और दिशा। परिमाण तो ये रहा, अब दिशा कहाँ है, इसमें दिशा हमारे पास अभी है ही नहीं। तो देखो दिशा के लिए आप कैसे दिमाग लगाओगे, ध्यान दो कि E1 जो E2 है, इन दोनों सूत्रों को आप थोड़ा कंपेयर कीजिए। देखो जो हर में देखो R माइनस से आ रहा है, यहाँ R प्लस से आ रहा है, तो ये स्वाभाविक है कि R माइनस ए का मान कम होगा, तो E1 का मान क्या होगा, अधिक होगा।
आर प्लस ए का मान क्या होगा, अधिक, तो E2 का मान क्या हो जाएगा, कम। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि इस चित्र में E1 का मान क्या होगा, अधिक होगा, E2 का मान कैसा होगा, अधिक होगा। इसीलिए अगर E1 ज़्यादा है किससे, E2 से, तो E1 की जो दिशा होगी वो मानी जाएगी। तो E1 की दिशा कहाँ जा रही है, B से P की तरफ, B से P की तरफ। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म में जब आप लिखोगे तो उसकी दिशा कैसे आएगी, BP की दिशा के अनुदिश क्या आएगा, एकांश सदिश आएगा। मतलब इस परिणामी सूत्र को आप सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे, E वेक्टर बराबर 2kp, E वेक्टर बराबर 2kp बटे में R क्यूब और क्या आ जाएगा, BP पे कैप। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमने अभी पढ़ा द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता को ज्ञात करना। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि मान लीजिए ये द्विध्रुव है तो उसकी निरक्ष पर कितनी तीव्रता होगी। ठीक है, अभी हमने क्या निकाला अक्ष पे, हम बाद में क्या निकालेंगे, निरक्ष पे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एनी टाइम।